दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों मैं चाहता था कि मैं आज कुछ दो एक वीडियोस जो है वो गुजरात की खबरों को लेकर आपके सामने रखूं, पेश करूं। पर आप यकीन कीजिए, इतना अकाल, इतना सूखा पड़ा है खबरों का। खबरें हैं, खबरें, लेकिन वही है कि अब वो जो पवित्र तीर्थधाम जो है हमारे, उसकी परिक्रमा का एक बहुत बड़ा उद्घाटन होने वाला है। तो वो एक बड़ी खबर है आज की तारीख में। राष्ट्रपति जी के द्वारा कुछ होने वाला है, वो खबर है। पन्ने भर भर के जो है अखबारों में जो है वो सरकारी इश्तिहार है, अगर उसको खबर समझा जाए तो वो खबर है। ठीक है, बाकी वो हमारे यहाँ की पुलिस जो है वो हफ्ता वसूली में जुटी हुई है, वो खबर है। ठीक है, विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि विपक्ष ऑलमोस्ट जो है वो डाउन है, जीरो है, ऑलमोस्ट है, वो भी नहीं के बराबर है, और वो कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, हमारे एक मंत्री हैं राघव जी पटेल, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो वो अस्पताल में भर्ती है, वो खबर है। ठीक है, हाँ एक खबर है, अब वो भी ऐसी है जो है तो बता दूं आपको। ये जो किसानों का आंदोलन कल से शुरू हो रहा है, जिसके लिए देश भर से, पंजाब हरियाणा से मुख्य रूप से, लेकिन देश भर से जो किसान चल पड़े हैं दिल्ली की ओर कूच करते हुए, उसमें हमारे गुजरात के किसान जो है वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यही जो है कुछ आने वाले दिनों में, हो सकता है शायद 17 फरवरी हो या कुछ ऐसा ही दिन शायद तय किया है, तो उस दिन यहाँ गुजरात में वो रास्ता रोको आंदोलन करेंगे और अपना विरोध जो है वो जताएंगे, और वो जो दिल्ली में आंदोलन जो चल रहा होगा उस समय, तो उसको अपना समर्थन घोषित करेंगे। ये है, बाकी चोरी चकारी है, लूट है, खून है, ये सब है, सब क्या करें। तो ऐसी कोई उस तरह की खबर नहीं है कि जो मैं आपको आज बताऊं, मुझे लगे कि आपके लिए ये बहुत जानना जरूरी है, तो क्या करें। है, लेकिन एक ऐसी खबर है, एक दो तीन खबर ऐसी है जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाना जरूरी है इस वीडियो के इसके जरिए। आपको एक कोयला खदान का मजदूर है, कोयला की जो खदानें होती है उसमें काम करने वाले जो मजदूर भाई होते हैं हमारे, उनमें से एक है। ये राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते छत्तीसगढ़ पहुंचे, तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक कोयला खदान के जो मजदूर भाई हैं उनसे बात की। वो बात थोड़ी हमको लगा कि आपको सुनाने लायक है, आपको भी सुनने लायक है, तो पहले हम आपको वो दिखाते हैं। उसके बाद कुछ दो और खबरें छोटी छोटी है, वो भी दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। पहले ये जो मजदूर भाई है हमारा, वो क्या कह रहा है वो जरा आप गौर से सुनिए। आप कोल इंडिया में आपके बच्चे क्या करते हो? मेरा लड़का बीटेक कर रहा है। बीटेक कर रहा है। हाँ। अब देखो, बीटेक करने में आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कितना पैसा दिया? कम से कम 5 लाख दे दी। 5 लाख रुपए आपके जेब से मिले। आपको क्या लगता है, आपके बेटे को रोजगार मिलेगा? कुछ रोजगार नहीं मिलेगा। मोदी जी कहते हैं कि विकास विकास। मेरा लड़का बीटेक करके आज कुछ नहीं कर पा रहा है, और बोलते हैं कि रोजगार देने, पकौड़ा बेचने के लिए तो बोलते हैं, और क्या बोलेंगे वो। अब सुनिए बात। मैं आपको पूरा डिजाइन समझाता हूं। कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर यूनिट है। आप बात समझे नहीं। ये कोल इंडिया किसका है? नहीं, सरकार का नहीं है। नहीं, ये आपका है। ये आपका है, सरकार का नहीं है, ये आपका है। अब ये उसमें काम करता है बेचारा, ये अपना खून पसीना दे रहा है। देखो टोपी पहनी हुई है, क्यों पहनी हुई है? क्योंकि जहां काम करता है चोट लग सकती है। अब क्या हो रहा है, कोल इंडिया को आस्ते आस्ते पीछे से ऐसे गला घोंटा जा रहा है। सरकार गला घोंट रही है, आस्ते। जब गला घुट जाएगा, कहेंगे कोल इंडिया काम नहीं कर सकता, कॉम्पिटिटिव नहीं है, चलो इसको अदानी को दो, वो चलाएगा। फिर क्या करेंगे, इनको उठा के बाहर फेंक देंगे। इनकी नौकरी ले ली, इनसे 5 लाख रुपए बेटे के शिक्षा के लिए ले लिए। भैया आपके कोई बीमार हुआ कभी परिवार में? है, बीमार है?
प्राइवेट अस्पताल में गए? प्राइवेट अस्पताल में कितना पैसा लगा? एक बार जाने में मतलब एडमिट करने का मतलब 30 से 40 हजार रुपया घुस जाता है। तो 30-40 हजार रुपए प्राइवेट अस्पताल में जाने एक बार के लिए, 5 लाख रुपए शिक्षा के लिए चले गए, और थोड़ी देर में इनको बेरोजगार बना दिया जाएगा, वीआरएस दे दिया जाएगा। जानते हो वीआरएस क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। पैसा कहां जा रहा है? अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा, वेदांता, नाम चुन लो, रामदेव, आज तो कल को रामदेव बाबा के यहां भी जा रहा है, जिंदल। तो और इसमें से अगर ये चाहे, इसने सपना देख लिया, बेटे का नाम क्या है? सौरभ कुमार। इसने सपना देख लिया कि मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरा बेटा सौरभ बिजनेस चलाए और एक दिन अपने बिजनेस का मालिक बन जाए। अगर इन्होंने सपना देख लिया तो सबसे पहला काम बैंक इनको कहेंगे, भैया तुम्हें तो हमें 1 रुपया नहीं देने वाले। सीधा पैसा किसका? जीएसटी से आया, आपका पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक में गया, आपको कहते हैं आपको नहीं मिलेगा। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि इनकी आवाज हिंदुस्तान सुनना शुरू करे। मीडिया में इनका भी चेहरा है। इनसे पूछा जाए, भाई आपने 5 लाख रुपए दिए, आपको डर किस बात का लगता है? आप घबराए हो, क्यों घबराए हो? आपकी मदद कैसे की जाए? यह मीडिया में बातचीत चले। मीडिया का यह काम है। बात तो सही है, मीडिया का ये काम है, ये होना चाहिए। चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं मीडिया को? किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि उसको जो बनना है वो तो जनता की आवाज बनना है। उसको जो बनना है वो इस देश के संविधान का रक्षक बनना है। उसको इस देश के लोकतंत्र का रक्षक बनना है। मीडिया को इस देश में सत्ता पे जो भी बैठा हो उससे बिल्कुल निडर होकर सवाल पूछना है। और अगर विपक्ष भी कुछ ठीक नहीं कर रहा है तो उसको भी सवाल पूछना है, क्योंकि विपक्ष में जो लोग बैठे होते हैं उनको भी तो कुछ वोट मिले होते हैं। वो भी तो जनता के प्रतिनिधि तो हैं, और कौन है? अगर वो ठीक काम नहीं कर रहे तो उनको भी पूछना है। लेकिन ज्यादातर सवाल आपको पूछने होते हैं सत्ता से, और बात सुननी होती है जनता की, और वो भी उन लोगों की विशेष रूप से जो कि दबे हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, है ना, उनकी बात सुननी होती है। क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई होता नहीं है, कौन सुनेगा उनकी बात को? तो वो काम होता है मीडिया का, लेकिन वो कोई कर नहीं रहा है। मतलब वो जो ये सैटेलाइट चैनल वाले जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो तो कहाँ कर रहे हैं बेचारे। वो दिन भर उन्होंने तो रिपोर्टिंग खत्म कर दी भाई। बहुत कम चैनल है जिनका रिपोर्टर स्पोर्ट्स पे जाता है और घटना का कवरेज करता है। तो उन लोग वो बैठ गए, वो स्टूडियो में बैठ गए हैं, है ना, 5-10 लोगों को बुला लेते हैं और ज्ञान जो है वो पेलते रहते हैं और वही आप तक पहुंचाते रहते हैं, जिसमें ज्यादातर जो है नफरत और नफरत वाले मुद्दे हैं वही छाए रहते हैं। तो ये कोयले का जो मजदूर है उसके पास कौन जाएगा? बात सही है उसकी। हम जैसे लोग जो कि यूट्यूब पे काम करते हैं तो हम लोगों के संसाधन बड़े कम है। हम चाहते हैं कि हम तो रोज फील्ड में जाए, या कम से कम हमारे बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर हों जो रोज फील्ड में जाए, लेकिन वो इसलिए मुमकिन नहीं हो पाता उतना जितना हम करना चाहते हैं, क्योंकि रिसोर्सेस, संसाधन हमारे पास कम है। हमारे पास कोई धन्ना सेठ है नहीं जो कहे कि ठीक है आप ये सब खर्च करो, हम आपको, और हम अगर धन्ना सेठ हो तो हम उनसे लेंगे भी नहीं, क्योंकि फिर धन्ना सेठ का जो इंटेंशन है वो क्या होता है वो हम अच्छे से समझते हैं। तो ये सब विसंगताएं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितनी एक आम आदमी की बात अगर आप तक पहुंचाए या उसको उठा पाए, तो वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जो कि करोड़ों करोड़ों रुपए के विज्ञापन पाने वाले ये गोदी मीडिया के जो चैनल है या तो अखबार हैं, जिन पर पन्ना भर भर के जो है देखा हमने, कुछ 4 से 6 पन्ना, जो बड़ा बड़ा पन्ना भर के, पेज भर के जो है ऐड है, छपा है सरकार का, और वो नहीं उठाएंगे क्योंकि पैसा सरकार से आ रहा है। तो ये तकलीफ है। पर खैर,
एक और खबर की ओर लेके चलते हैं आपको। इस देश में सत्ता में बैठे हुए लोग, इनका ज्ञान कितना अद्भुत है। उत्तर प्रदेश के ये बताए जा रहे हैं कि डेप्यूटी मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी। अभी हाल ही में बहुत सारे, मतलब कुल मिला के जहां तक मुझे ठीक से याद है, 5 भारत रत्न अवार्ड जो है वो घोषित हुए। उसमें से एक नाम एस स्वामीनाथन साहब का है। अब एस स्वामीनाथन साहब जो हैं, वो मेरे ख्याल से इतना जनरल नॉलेज तो हर किसी का होगा कि उनकी सिद्धि क्या थी, उनका योगदान क्या था, उन्होंने इस देश के लिए क्या गजब किया, क्या मतलब जिससे कि देश का भला हुआ। वो अगर नहीं पता है तो फिर आम आदमी को नहीं पता है तो चलो समझ भी सकते हैं कि वो बेचारा जद्दोजहद में लगा हुआ है ना, कैसे कैसे जीवन यापन किया जाए। पर वो जो कि कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो जो कि देश, मतलब उस प्रदेश का मुखिया कहा जाता है, उनमें से एक है, उसको भी अगर ना पता हो और इतना बड़ा ब्लंडर कर दे बोलने में, तो क्या उसको क्या कहिएगा? ये सवाल होना चाहिए। ये है, आप सुनिए एस स्वामीनाथन ने क्या। एस स्वामीनाथन का योगदान मैं आपको बता दूं, इस देश के कृषि क्षेत्र में उन्होंने जो खोजें की, जो हरित क्रांति इस देश में आई, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों को एक तरह से अन्न के मामले में, अन्न उत्पादन के मामले में जो समृद्ध किया, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इन महाशय को ये नहीं मालूम है। इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के ये महाशय, लेकिन इनको नहीं पता है कि इस एस स्वामीनाथन का योगदान क्या है। क्योंकि ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ये लोग, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं ये नहीं पता, लेकिन जहां भी पढ़ते हैं वहां कुछ ऐसा सिखाया जाता है। ये सुनिए। मैं बधाई दी है कि पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे, पूरे देश में उनका नाम था और किसान आज पूरे एक किसान पूरे देश का, खासकर उत्तर प्रदेश का बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है कि किसानों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए, उनके संघर्षों को प्रति देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार हम सब प्रकट करते हैं और पूरे प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। स्वामीनाथन जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा काम किया, बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में उनका नाम है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। और वास्तव में ये भारत के जो विज्ञान की क्षमता है उसको एक, मैं कह सकता हूँ, एक बड़ा सम्मान देने का निर्णय लिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की हुई है। प्रधानमंत्री जी का विशाल हृदय दर्शाता है कि किस ढंग से वो सबको समाहित करके एक एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे समाज में अच्छा काम किए उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार। निश्चित तौर से जयंत चौधरी, उनके परिवार को भी बहुत खुशी होगी क्योंकि सभी को बहुत प्रसन्नता है। इनका देखिए, उनका उद्देश्य एकमात्र है, कैसे भी करके प्रधानमंत्री जी की चाटुकारिता की जाए। बाकी अंदर का ज्ञान जो है, जो सच है, उसको जानने समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो एस स्वामीनाथन जी ने अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दे दिया। ये कह के महाराज ने आखिर में प्रशंसा कर दी मोदी साहब की, कितना उदार हृदय है उनका, कि सबका सबको समाहित करते हुए चल रहे हैं। तारीफ प्रधानमंत्री की करना जरूरी है, सच जानना या सच बोलना जरूरी नहीं है। तो स्वामीनाथन जी ने भले ही जो है कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान में कर दिया। इनकी गलती नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि हमारे इसरो के जितने भी अध्यक्ष बने या तो चीफ बने, ज्यादातर हमारे जो वो विद्वान लोग हैं वो साउथ इंडिया से आते हैं। तो ये स्वामीनाथन उन्होंने सुना तो समझ लिया, ऐसे ही समझ दिया होगा कि होगा कोई इसरो में काम करने वाला आदमी, तो बेचारे ने बोल दिया, मंत्री महाशय जो है बोल दिए, ठीक है। पर मंशा जो थी वो ये थी कि कैसे भी करके प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी जाए। क्या करें? और अगर इनको बताया भी होगा किसी ने कि गुरु आपने तो गलती कर दी, तो उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, मैं आपको ये कह सकता हूं। वो शर्म वर्म इनको नहीं आती है, ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। अब मैं आपको आखिर में इस कार्यक्रम में सुनाने जा रहा हूं तमिलनाडु के गवर्नर साहब है RN रवि साहब। वहां भी जैसे केरला में चल रहा है
वहां आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, उनका और केरला गवर्नमेंट का टसल चल रहा है। ऐसे इनका और स्टालिन साहब की जो गवर्नमेंट है उनका भी टसल चल रहा है। तो कुल मिला के मामला तो ये था कि तमिलनाडु सरकार ने, अब बजट सत्र शुरू हुआ 12 तारीख को, तो लिख के स्पीच देते हैं। तो जैसे यहां भी देश में भी लोकसभा में अगर सत्र शुरू होता है तो स्पीच होती है प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की स्पीच लिखी तो जाती है सरकार के द्वारा, वो दी जाती है और कहा जाता है कि बोल दीजिए इसको। वैसे ही स्टेट में होता है, स्पीच लिखी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नर को उसको बोलना होता है। लेकिन ये गवर्नर साहब ने, जो बताया जा रहा है, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने स्टालिन गवर्नमेंट की बहुत सारी जो बातें थी, जो की गई थी, उसको नहीं पढ़ा और सिर्फ उनको जो कहना था वो कहा। तो स्टालिन साहब ने स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट कर दी कि ये जो उन्होंने पढ़ा है उसको रिकॉर्ड पे ना लिया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरा हमने लिख के दिया था वो तो पढ़ा नहीं, जिसमें तमिलनाडु सरकार की बहुत सारी बातें थी डेवलपमेंट को लेकर, उनका द्रविडियन कल्चर और उनकी जो पहचान है उस सब को लेकर बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो पढ़ी नहीं। पर क्योंकि कोई बहाना चाहिए था, तो फिर गवर्नर साहब ने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं तो, मुझे बोलने का मतलब नहीं, कुछ मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं अपने भाषण को। और क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि सेशन शुरू हो तब नेशनल एंथम उसको प्ले किया जाना चाहिए, वो बजना चाहिए। पर क्योंकि आप मेरी बार बार इस रिक्वेस्ट को आप डिनाई कर रहे हैं, तो मैं यहां से जा रहा हूं। देखिए, country. Friends, my repeated request and advice to show due respect to the national anthem and play it at the beginning and end of the address has been ignored. This address has numerous passages with which I convincingly disagree on factual and moral grounds. I, lending my voice to them, would constitute constitutional travesty. Hence, with respect to the House, I conclude my address, wish this House a productive and healthy discussion for the good of the people. Valga Tamil Nadu, Valga Bharatam. Jai Hind, Jai Bharat, Nandri. तो ये एक तरह से प्रेसिडेंट बनता जा रहा है, ये एक रवायत बनती जा रही है कि जो विपक्ष की सत्ता जिस राज्य में हो, उस राज्य का गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार के पपेट की तरह, कठपुतली की तरह काम करता है और उस सरकार को हो सके उतना दबाने की कोशिश करता है। और उसके बाद अगर वो सरकार नहीं दबती है तो उसको कैसे भी करके परेशान करने की कोशिश करता रहता है। ये सिलसिला जो हर स्टेट में जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां हर जगह दिख रहा है। आपको कुछ अगर याद ना हो तो दिला दूं, कुछ समय पहले ही पंजाब के गवर्नर ने इस तरह की केंद्र की बातों को मानने से इनकार किया, ये बताया जा रहा है, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो जिस दिशा में और जिस दशा में हम लोग जिस गति से जा रहे हैं, कहने को ये लोकतंत्र है, लेकिन तो वो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और उस पर बात करना हमारा जिम्मा है, तो कर भी रहे हैं। अब आप भी कुछ कीजिए। ये बातचीत सुन के आपको जो भी लगा, आपके मन में जो भी राय, टिप्पणी या आपके निवेदन मन में जो भी आया, आप वो करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो ये कमेंट बॉक्स है, इसमें आप नीचे जो है लिख के जरूर से हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इसकी लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर करें। हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये एक विनती है, रिक्वेस्ट है, आपको करते हैं, आप इसको जरूर माने, ताकि जो सच और
जो खबर में जो सच्चाई होती है, जो बात सच्ची होती है, वो हम पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो क्या है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। अगर आप हमारे साथ रहेंगे, हमको सहकार देंगे, तो ये हो पाएगा। तो इसलिए आपको ये हमेशा विनती करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।